आपने अपने आसपास में देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं छोटे, जब कोई चीज़ कहते हैं या कोई शब्द जब बोलते हैं तो वो अटक अटक के बोलते हैं। ये जो अटक अटक के बोलने की जो समस्या है या फिर ये जो नेचर है बेसिकली बच्चों में स्टार्टिंग के एज में बना रहता है, यानी कि स्टार्टिंग के जब वो 4-5 साल के होते हैं तब तक ये बना रहता है। धीरे धीरे जब वो बड़े होते जाते हैं तो उनके अंदर ये समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ऐसा हमारे साथ भी रहा है, जब हम छोटे थे तो ऐसे में हम हकला के बोलते थे या फिर अटक अटक के शब्दों को बोला करते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे हमारी जो वॉइस है वो क्लियर होती गई। लेकिन कभी कभी जो अटक अटक के बोलने का जो बेसिकली नेचर है वो कभी कभी उम्र के साथ खत्म नहीं होता है, या कह लें कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके अंदर ये समस्या कम ना होकर के बढ़ती चली जाती है या फिर लगातार ये बनी रहती है। ऐसी सिचुएशन में बेसिकली इस समस्या को बोलते हैं स्टैमरिंग। ठीक है, इस समस्या को बोलते हैं स्टैमरिंग या फिर स्टटरिंग। ठीक है, इस समस्या को बोलते हैं स्टैमरिंग या फिर स्टटरिंग। तो आज के वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे कि स्टटरिंग या फिर स्टैमरिंग बेसिकली होता क्या है। नमस्कार, मैं हूं मितेश और आज की वीडियो हम जानने का प्रयास करेंगे स्टैमरिंग या फिर स्टटरिंग के बारे में। स्टटरिंग या फिर स्टैमरिंग की अगर बात करें तो स्टार्टिंग के 1 to 5 ईयर्स तक बच्चे जो है जो भी शब्द बोलते हैं उन सभी शब्दों को अटक अटक के बोलते हैं। देखिए होता क्या है कि ऐसे एज में बच्चे नए शब्दों को सीख रहे होते हैं, भाई उनके सामने शब्द आ रहे होते हैं तो ऐसे में उसे वो रिकॉल करते हैं, उसे बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। जिस वजह से उनका ज़्यादा प्रैक्टिस ना होने की वजह से या फिर उस शब्द पर ज़्यादा अच्छी पकड़ ना होने की वजह से उन शब्दों को वो अटक अटक के बोलते हैं। इसी को हम हकलाना भी बेसिकली कह सकते हैं। ये जो 1 to 5 ईयर्स तक बच्चों के अंदर होता है, ये जो प्रोसेस होता है बेसिकली अटक अटक के बोलने का, ये एक तरह का नेचुरल फिनोमेना होता है। तो यानी कि ये एक तरह का नेचुरल प्रोसेस है जो बच्चों के अंदर होता ही होता है। किसी बच्चे के अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी के अंदर थोड़ा सा कम होता है। लेकिन जब वो 5 से 6 साल के हो जाते हैं, 7 साल के हो जाते हैं, 8 साल के हो जाते हैं, उससे आगे तक ये बच्चे जब बड़े होते जाते हैं और उनके अंदर शब्दों को अटक अटक के बोलने की समस्या या फिर कह लें कि जो शब्दों को अटक अटक के बोलने का जो प्रोसेस है बेसिकली वो लगातार जब बना रहता है तो ऐसे में ये एक समस्या का रूप ले लेता है जिसे हम बोलते हैं स्टैमरिंग या फिर स्टटरिंग। इसके अगर सिम्टम्स की बात करें तो बेसिक सा इसका सिम्टम है कि बच्चे जो है वो हकला हकला के बोलते हैं या फिर जो व्यक्ति है वो हकला हकला के बोलता है, ठीक ढंग से शब्दों को नहीं बोल पाता है, अटक अटक के शब्दों को बोलता है। तो बेसिकली इसका ये सिम्टम होता है। इसके अगर कॉजेज की बात करें कि किन कारणों की वजह से बेसिकली हकलाने की समस्या, स्टैमरिंग की समस्या या फिर स्टटरिंग की समस्या व्यक्ति के अंदर हो जाती है, तो इसके बेसिकली 3 कॉजेज आते हैं। पहला जो कॉज आता है वो आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री का मतलब ये है कि अगर आपके माँ बाप के अंदर या फिर माँ बाप के अगले जो ब्लड में बेसिकली जो लक्षण रहे हैं, अगर स्टैमरिंग या फिर स्टटरिंग के, या फिर अगर आपके दादा के अंदर या फिर आपके नानी के अंदर या जिससे भी ब्लड रिलेशन आपका बना रहा है उसके अंदर अगर स्टैमरिंग या फिर स्टटरिंग की समस्या ज़्यादा समय तक बनी रही है, तो ऐसे में बेसिकली आपको पता है कि हमारे अंदर हमारे फैमिली के लक्षण क्रोमोसोम के थ्रू आते हैं। तो ऐसे में क्रोमोसोम के थ्रू ये स्टटरिंग या फिर स्टैमरिंग की समस्या भी हमारे अंदर बेसिकली आ जाती है। तो कह सकते हैं अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को स्टैमरिंग या फिर स्टटरिंग की समस्या रही है तो हमारे अंदर भी ये समस्या देखी जा सकती है। सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड आता है बेसिकली हमारा ब्रेन स्ट्रोक। ठीक है, अगर किसी तरह का ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक का क्या मतलब होता है, देखिए हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है जो हमारे सर में मौजूद होता है, उसका काम होता है हमारे बॉडी में होने वाले सारे ही फंक्शन को कंट्रोल करना। ऐसे में जो हम बोल रहे होते हैं, जो हम सांस ले रहे होते हैं, जितने भी फंक्शन बेसिकली हो रहे होते हैं वो सारे कहीं ना कहीं ब्रेन के माध्यम से ही कंट्रोल हो रहे होते हैं। ऐसे में हमारे ब्रेन को बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी का एकमात्र सोर्स होता है ब्लड। ब्लड जो होता है वो एनर्जी का कैरियर होता है, फिर न्यूट्रिएंट्स का बेसिकली कैरियर होता है। यही ब्लड हमारे ब्रेन तक न्यूट्रिएंट्स को या फिर एनर्जी को पहुंचाने का काम करता है। उसके माध्यम से ये जो ब्रेन है उसको एनर्जी मिलती है और ठीक ढंग से परफॉर्म करता है। किसी वजह से अगर मान लीजिए ब्लड वेसल का डेवलपमेंट ठीक ढंग से नहीं हो पाया या फिर ब्लड वेसल में कोई समस्या हो गई या फिर जब बच्चा डेवलपमेंट स्टेज में है, जब उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है, ऐसे में ही अगर उसके ब्रेन में किसी तरह की समस्या आती है, अगर उस तक ब्रेन
तक अगर मान लीजिए ब्लड नहीं पहुंचता है तो ऐसे में इस समस्या को बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक का मतलब होता है कि ब्लड ना होने की वजह से ब्रेन का कुछ हिस्सा काम नहीं करता है, ठीक है। ब्लड की ठीक ढंग से सप्लाई ना होने से ब्रेन तक ब्रेन का कुछ हिस्सा काम नहीं करता है, तो इस समस्या को बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक, ठीक है। अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में ब्लड ठीक ढंग से नहीं पहुंचता है तो वो हिस्सा बेसिकली ठीक ढंग से काम नहीं करता है, तो उस जगह पे भी स्ट्रोक की समस्या आ जाती है, ठीक है। तो ब्रेन स्ट्रोक की वजह से भी स्टटरिंग या फिर स्टैमरिंग की समस्या व्यक्ति के अंदर देखी जा सकती है। थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड हमारा आता है किसी तरह का बेसिकली ट्रॉमा, ठीक है। अगर किसी तरह का ट्रॉमा यानी कि आपको किसी तरह की इंजरी हो गई है, बेसिकली मैं आपको इंजरी भी लिख दूं, ठीक है ना। अगर किसी तरह की इंजरी हो गई, किसी तरह की चोट लग गई है, कोई मान लीजिए किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे में जो हमारा ब्रेन है इसके ऊपर किसी तरह की चोट लग जाती है, इस पे किसी तरह का ट्रॉमा वाली कंडीशन बन जाती है या फिर किसी तरह की इंजरी बेसिकली हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी ब्रेन ठीक ढंग से काम नहीं करेगा। या फिर ब्रेन के अगर उस पार्ट में चोट लग गई जो हमारे स्पीकिंग के लिए जिम्मेदार होता है, फिर हमारे बोलने के लिए जिम्मेदार होता है, तो ऐसे में हम ठीक ढंग से बोल नहीं पाएंगे। तो बेसिकली इस वजह से यानी कि ट्रॉमा की वजह से या फिर इंजरी की वजह से भी स्टैमरिंग या फिर स्टटरिंग की समस्या हमारे अंदर देखी जा सकती है। ये तो बात हो गई इसके कॉजेज के बारे में कि बेसिकली इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि भाई स्टैमरिंग जो होता है या फिर स्टटरिंग जो होती है वो कितने तरह की हो सकती है या फिर इसको हम कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। बात करें अगर इसके टाइप के बारे में तो इसका जो पहला टाइप आता है वो आता है डेवलपमेंटल, ठीक है। पहला जो टाइप आता है वो आता है डेवलपमेंटल, ठीक है। दूसरा जो आता है वो आता है न्यूरोजेनिक, ठीक है। सेकंड आता है न्यूरोजेनिक और तीसरा आता है साइकोजेनिक, ठीक है। तीसरा आता है साइकोजेनिक। एक एक करके हम तीनों को समझते हैं। पहला आता है डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल बेसिकली जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, स्टार्टिंग के 1 to 5 ईयर्स के बीच में जब बच्चा होता है, तो ऐसे में उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें या फिर बहुत सारे फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं। उसकी वजह से बेसिकली उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसके बोलने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, या फिर कह लें उसके चलने की क्षमता होती है, या फिर उसके दौड़ने की, बहुत सारे बेसिकली फिजिकल चेंजेस बॉडी में होते हैं। जब डेवलपमेंट स्टेज होती है उस टाइम पे जो हमारा जो गला होता है बेसिकली या फिर किसी बच्चे का जो गला होता है या थ्रोट होता है उसके अंदर भी डेवलपमेंट हो रहे होते हैं। डेवलपमेंट होने की वजह से जो हमारे गले की जो मूवमेंट है या फिर जो वाइब्रेशन है, बेसिकली हमको पता है कि जब हम किसी शब्द को बोलते हैं तो ऐसे में हमारे गला और हमारा मुंह दोनों की हेल्प से या फिर दोनों के बेसिकली कोऑर्डिनेशन से हम किसी शब्द को बोलते हैं या फिर स्पीकिंग करते हैं। तो ऐसे में जो हमारे गले का डेवलपमेंट ठीक ढंग से हो जाता है और हमारी जो वोकल कॉर्ड है उसका डेवलपमेंट हो जाता है, फिर हमारी टंग बेसिकली ठीक ढंग से डेवलप हो जाती है, तो ऐसे में हम ठीक ढंग से किसी शब्द को बोल पाते हैं या फिर फ्लो में किसी शब्द को बोल पाते हैं। तो डेवलपमेंट स्टेज में होता क्या है कि बच्चे के अंदर किसी तरह की कमी रह जाती है, यानी कि या तो फिर उसका जो टंग है, टंग मूवमेंट ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है, या फिर उसका जो थ्रोट है उसमें कोई समस्या आ रही है, वोकल कॉर्ड है उसके अंदर कोई समस्या आ रही है। तो ऐसे में इस कैटेगरी को बोलते हैं डेवलपमेंटल स्टेज, या फिर कह सकते हैं कि इस टाइप को बोलते हैं डेवलपमेंटल स्टैमरिंग या फिर स्टटरिंग की समस्या, ठीक है। सेकंड की अगर बात करें तो ये आता है न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक का मतलब सीधे सा बात है, न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन, ठीक है। न्यूरोजेनिक में मैंने अभी कॉजेज में ही बताया कि अगर ब्रेन में किसी तरह का स्ट्रोक आ जाए या फिर ब्रेन में किसी तरह का ट्रॉमा आ जाए तो उसमें समस्या बन जाती है। न्यूरोजेनिक में अगर बात करें तो न्यूरोजेनिक का मतलब होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है वहां से बहुत सारे न्यूरॉन्स या फिर बहुत सारे नर्व सेल्स हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन्स तक या फिर अलग अलग पार्ट्स तक गए होते हैं। वही हमारी बॉडी से जितने भी रिस्पॉन्सेज आने होते हैं या फिर ब्रेन जो भी रिस्पॉन्ड करता है उन सभी सिग्नल्स को बेसिकली प्रोवाइड करने का काम करते हैं, तभी हमारा हैंड मूवमेंट, स्पीकिंग या फिर जो भी हम काम करते हैं वो सारी चीज़ें इस बेसिकली न्यूरॉन्स के वजह से हो पाती हैं। जब डेवलपमेंट स्टेज होती है या फिर जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है या फिर कह लें कि जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है, तो ऐसे में इन न्यूरॉन्स का भी डेवलपमेंट हो रहा होता है। भाई पूरी बॉडी में न्यूरॉन सेल जो होती हैं बेसिकली उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है। ऐसे में अगर किसी वजह से
ठीक ढंग से जो न्यूरॉन्स है वो ठीक ढंग से अगर ना बन पाए, जो नर्व सेल्स हैं वो ठीक ढंग से ना बन पाए, या फिर मस्तिष्क का विकास ठीक ढंग से अगर नहीं हो पाता है किसी कमी की वजह से, किसी तरह का न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, या फिर किसी तरह की बेसिकली ट्रॉमा की कंडीशन मान लीजिए अगर बन गई, या फिर कह लें कि किसी तरह की स्ट्रोक की कंडीशन बन गई कि ब्लड सप्लाई ठीक ढंग से नहीं हो पाई, तो ऐसी कैटेगरी को या फिर ऐसे टाइप को बेसिकली हम न्यूरोजेनिक टाइप कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड के बारे में। तो ये आता है साइकोजेनिक। साइकोजेनिक का मतलब ये होता है, देखिए कभी कभी हम क्या होता है कि कुछ चीज़ों को कर लेते हैं, लेकिन कभी कदा उस चीज़ को करने से हम डरते हैं। जैसे कुछ लोगों को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर बिल्कुल भी नहीं लगता है, किसी को पानी से बहुत डर लगता है और किसी को पानी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तो ये जो डरने की समस्या है, या फिर जो हमें डर लगता है, डर नहीं लगता है, या फिर हम कोई काम कर पाते हैं और कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाता है, ये पूरी तरह से हमारे सोच पे डिपेंड करता है। यानी कि हम उस चीज़ को किस तरह से या फिर किस वे में सोचते हैं। अगर हम उस चीज़ को ज़्यादा सीरियस होकर के सोचते हैं, या फिर हमारे दिमाग को अगर लगता है कि हम एक काम को नहीं कर पाएंगे, तो हम उस काम को नहीं कर पाते। कुछ लोग झूले पे चले जाते हैं, जो बड़े वाले जो जाइंट व्हील होता है उस पर कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग नहीं जा पाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि उनका जो साइकोलॉजी जो है, बेसिकली उनकी जो साइकोलॉजी है, उनके दिमाग की जो साइकोलॉजी है, वो मानने को तैयार ही नहीं होती है कि हम यहाँ पे जाएंगे और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा होता है कि उनकी साइकोलॉजी अलाउ कर देती है और आराम से वो झूले पे चले जाते हैं या फिर ऊंचाई पे चले जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे के अंदर भी ऐसा होता है कि जो उसकी साइकोलॉजी है या फिर जो उसके ब्रेन की जो साइकोलॉजी है, वो मानने को तैयार ही नहीं होती है कि हम इस शब्द को बोल पाएंगे। इस वजह से बच्चा किसी शब्द को बोलने में अटकता है या फिर हकलाने की समस्या बनती है। ऐसे में होता क्या है कि वो ज़्यादातर शब्दों को बोल लेता है, जो कॉमन शब्द होते हैं उन सभी को आराम से बोल लेता है, लेकिन साइकोजेनिक डिसऑर्डर में बेसिकली या फिर साइकोजेनिक स्टैमरिंग की कंडीशन में बेसिकली बच्चा कुछ टफ शब्दों को नहीं बोल पाता, या फिर कभी कदा अगर बच्चा घबरा जाता है, किसी वजह से अगर डर जाता है, किसी वजह से अगर टेंशन में होता है, तो उस वजह से भी उसके अंदर स्टैमरिंग या फिर स्टटरिंग की जो समस्या आती है वो बेसिकली एक तरह की न्यूरोजेनिक टाइप की होती है। आपने मूवीज में भी देखा होगा, उसमें दिखाते हैं कि भाई मैं जब गुस्सा हो जाता हूं तो मैं हकला के बोलता हूं, मैं जब इमोशनल होता हूं तो मैं हकला के बोलता हूं, मैं जब टेंशन में होता हूं तब हकला के बोलता हूं। तो ये सब सारी चीजें बेसिकली साइकोजेनिक स्टैमरिंग या फिर स्टटरिंग की कंडीशन में आती है। तो ये तो बात हो गई इसके बेसिकली टाइप के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं इसके डायग्नोसिस के तरीकों के बारे में कि डॉक्टर्स किससे इसको पहचानेंगे, फिर हम कैसे इसको पहचानेंगे कि स्टैमरिंग की समस्या है या फिर नहीं है। देखिए इसका बहुत ही साधारण सा तरीका है कि आप किसी अगर बच्चे से बात करते हैं, अगर वो किसी शब्द को अटक अटक के बोल रहा है, तो बेसिक सी बात है उसको स्टैमरिंग या फिर स्टटरिंग की समस्या बनी हुई है। अगर आप स्टार्टिंग के 1 to 5 ईयर्स के बीच के बच्चे के साथ में अगर बात कर रहे हैं, तो अगर वो हकला के बोल रहा है, अटक अटक के बोल रहा है, तो ऐसे में ये जरूरी नहीं कि उसके अंदर स्टैमरिंग या फिर स्टटरिंग की समस्या हो, क्योंकि वो एक ऐसे स्टेज में है जहां पे हर बच्चे के अंदर ये समस्या देखी जाती है। लेकिन अगर वो बच्चा 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का है और उसके अंदर अगर स्टैमरिंग की समस्या फिर स्टटरिंग की समस्या देखी जा रही है, तो क्या आप कह सकते हैं कि उसको बेसिकली या फिर उसके अंदर हकलाने की अगर प्रोसेस आप देख रहे हैं, तो ऐसे में स्टैमरिंग या फिर स्टटरिंग की समस्या उसको हो सकती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डायग्नोसिस तरीकों के बारे में। अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट के बारे में, किसका बेसिकली ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो स्टैमरिंग या फिर स्टटरिंग की जो समस्या है वो 3 तरह की होती है। पहला डेवलपमेंटल, दूसरा न्यूरोजेनिक और तीसरा साइकोजेनिक। जो डेवलपमेंटल स्टेज होती है इसमें आपको इलाज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब बच्चा 1 to 5 ईयर्स का होता है, तो ऐसे में उसके अंदर थोड़े डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, लेकिन कभी कदा उसके थ्रोट में या फिर उसके जो वोकल कॉर्ड होती है उसमें डेवलपमेंट इस एज में नहीं हो पाता है। वो जाकर के 6 ईयर में, 7 ईयर में, या फिर थोड़ा जब बच्चा बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे उसके अंदर इसका डेवलपमेंट या फिर टंग मूवमेंट ठीक ढंग से हो जाती है, या फिर जब वो स्पीकिंग करने लगता है, बोलने लगता है, कॉमनली हर व्यक्ति के सामने जब बोलने लगता है, वो डरता नहीं है, तो ऐसे में उसके अंदर बेसिकली डेवलपमेंटल स्टेज में खुद ब खुद ही वो बच्चा ठीक हो जाता है या फिर वो व्यक्ति बेसिकली ठीक हो जाता है। बात आती है न्यूरोजेनिक और साइकोजेनिक की। न्यूरोजेनिक और साइकोजेनिक इन दोनों ही टाइप में बेसिकली ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। ट्रीटमेंट बेसिकली इसका कुछ मेडिकेशंस भी इसके हैं छोटे मोटे, और इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक्सरसाइज। ठीक है, इसकी बेसिकली स्पीकिंग थेरेपी या फिर स्पीच थेरेपी करवाई जाती है। अगर आपके अंदर, आपके बच्चे के अंदर, किसी के अंदर अगर मान लीजिए स्टैमरिंग की समस्या है, स्टटरिंग की समस्या है, और अगर आपको पता है कि वो डेवलपमेंटल टाइप की नहीं है, डेवलपमेंटल टाइप का मतलब ये हुआ कि अगर वो 6-7 साल में धीरे धीरे से सुधार में आ रहा है, तो मतलब है कि वो डेवलपमेंटल स्टेज में है। अगर
ऐसा नहीं हो रहा है, लगातार ये समस्या बनी हुई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एक तरह की न्यूरोजेनिक या फिर साइकोजेनिक डिसऑर्डर या फिर कह सकते हैं कि स्टैमरिंग का शिकार है या उसको ये समस्या हो गई है। तो ऐसे में आप स्पीच थेरेपी, डॉक्टर के थ्रू स्पीच थेरेपी करवा सकते हैं, कुछ मेडिकेशन के माध्यम से भी इसका इलाज किया जा सकता है। ठीक है, स्पीच थेरेपी में होता क्या है कि डॉक्टर कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, कुछ शब्दों को रिपीट करवाते हैं, बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं। प्रैक्टिस के माध्यम से होता क्या है कि जो हमारा टंग मूवमेंट है वो ठीक ढंग से होने लगता है, थ्रोट जो है वो ठीक ढंग से काम करने लगता है, जिसके माध्यम से बेसिकली स्टैमरिंग या फिर स्टटरिंग की समस्या किसी व्यक्ति के अंदर से खत्म हो सकती है। हाँ, ये भी है कि इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। इसका इलाज सबसे आसान सा है कि अगर आपके घर में किसी बच्चे को ये समस्या है तो उससे आप इमोशनली सपोर्ट दें, उससे उसका मजाक बिल्कुल ना उड़ाएं, इस बात को सीरियसली लें और उसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस या फिर स्पीच प्रैक्टिस जरूर कराएं, खुद से भी कराएं। अगर आप हो सकता है तो स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाएं, वो आपके बच्चे की एक्सरसाइज करवाएगा और धीरे धीरे करके स्टैमरिंग या फिर स्टटरिंग की समस्या उसके अंदर से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि स्टैमरिंग या फिर स्टटरिंग के बारे में लोगों को और ज़्यादा जानकारी मिल सके। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेज वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।